नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 3 नवंबर को वाल्मीकि नगर सीट पर मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती आएगी, यानी नतीजे आ जाएंगे। 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है। तो देखिए, वाल्मीकि नगर में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा, 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन घोषणा भी हो जाएगी। 3 नवंबर को मतदान होगा, 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है। वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हो गई थी। एनडीए में सीट शेयरिंग से जुड़ी न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। कृषि मंत्री और बिहार बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार ने कहा कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, उनको जो ऑफर दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि वो उसे मान लेंगे। प्रेम कुमार से बातचीत के हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। एनडीए में चिराग पासवान का रुख अभी भी साफ नहीं है, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, वो उनका क्या अगला ठिकाना होगा। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सर, चिराग पासवान को लेकर जो बातें चल रही है कुछ भी क्लियर नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजन है और अभी चुनाव में बहुत समय भी नहीं है, कैसे क्या? लगभग क्लियर हो गया है और चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। सीट को लेकर जो बात लगातार वो कर रहे हैं कि 143 सीट पर हम उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, तो क्या बातचीत हो गई बीजेपी से कि अब कुछ ऐसा नहीं हो? ये सारी बातों का समाधान हो गया है, लगभग अंतिम चरण में जाकर के है और आशा हम करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला दिया है वो स्वीकार करेंगे जाकर के और हमारे साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। किन नेता से बात हुई है? चिराग पासवान से, भाजपा के कौन? केंद्रीय नेताओं से बातचीत हुई जाकर के और अध्यक्ष ने बात की और रास्ता निकाला गया है जाकर के और पार्टी चाहती जाकर के है कि एनडीए जो हमारे सहयोगी दल हैं सब मिलकर चुनाव मैदान में जाए जाकर के और मैं समझता हूं कि इसका बेहतर तरीके से भाजपा ने रास्ता निकालने का प्रयास किया। आधिकारिक तौर पर मीटिंग हो चुकी है चिराग पासवान की बीजेपी से? बस खाली अनाउंस होना बाकी है और आशा करते हैं जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। तो मतलब भाजपा और एनडीए में है चिराग पासवान? बिल्कुल हैं, आगे भी रहेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो ये जो 143 सीट वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रामक खबरें हैं? बिल्कुल वो बातें थी, वो बातें अब नई बातें हैं कि हमारे साथ जो हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया है वो प्रस्ताव के साथ हमारे एलजेपी के माननीय सांसद और नेता जो हैं अपने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जाकर के वो हम सबों के साथ चलेंगे जाकर के, ऐसा हम सबको। बीजेपी का जो प्रस्ताव था वो एलजेपी ने मान लिया है? प्रस्ताव गया, हम पूरा भरोसा है कि जरूर मानेंगे जाकर के। प्रस्ताव क्या दिया गया? दिया गया था, देख रहे होंगे सीटों के बारे में जो दिया गया था। 27+2 का जो फॉर्मूला है वही है क्या? हाँ, हम समझते हैं कि उसको उन्हें स्वीकार होगा जाकर के, अच्छा होगा और उन्हें भी इस बात का है कि भाई चलो सब मिलकर चुनाव मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम क्षण तक प्रयास करते रही जाकर के। तो भाजपा की तरफ से 27+2 का फार्मूला दिया गया चिराग को? हाँ, यही हमने देखा है कि जो प्रस्ताव आया था जाकर के और आशा करते हैं सारी बातों का निदान हो चुका है लगभग। अब औपचारिक घोषणा होने की देरी है जाकर के। आशा करते हैं कि राज्य के हित में, बिहार के हित में निश्चित तौर पर लोजपा का हम सबों के साथ चलना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, तो प्रेम कुमार जी ने साफ किया है कि 27+2 का जो फार्मूला चिराग पासवान या यूं कहे लोजपा को दिया गया था उसे लोजपा ने मान लिया है और जल्द विधिवत एक अनाउंसमेंट होगा कि लोजपा एनडीए के साथ ही रहने वाला है इस चुनाव में। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया। पोस्टर में जेपी यादव समेत उनके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के आरोपी मुकेश पांडे के साथ विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की तस्वीर छपी है। मुकेश पांडे विधायक अमरेंद्र पांडे का भतीजा है और जिला परिषद का अध्यक्ष भी। एक चार्जशीटेड के साथ विधायक के पोस्टर छपने से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर में विधायक के करीबी का नाम सामने आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। इस पोस्टर के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अपराधियों के साथ नेताजी हैं तो जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी, और सवाल ये भी कि चार्जशीटेड के साथ विधायक की तस्वीर का आखिर क्या मतलब है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? क्या अपराधियों के बल पर चुनाव में उतरने की तैयारी है पप्पू पांडे की? और यह तस्वीर शायद इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है।
बिहार चुनाव से पहले कई फ्रंट बनाने की कवायद चल रही है। पप्पू यादव लगातार इस कोशिश में हैं कि वो बिहार में बड़ा गठबंधन बनाकर थर्ड फ्रंट की अगुवाई करे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से मिलकर थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। पप्पू ने इशारा किया कि बहुत जल्द गठबंधन में कई और पार्टियां शामिल होंगी। पप्पू जी, आपने थर्ड फ्रंट बनाने की घोषणा कर दी, आपने बना भी लिया और अब चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक नया फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बसपा को लेकर वो एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। तो ये कितना फ्रंट बनेगा बिहार में? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम लोगों ने फ्रंट नहीं बनाया है, ये पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये बड़े लेवल पर है। इसमें 6-7 पार्टी है। आज मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर रहे हैं। कल अंसारी महापंचायत 2 बजे चाणक्य में ज्वाइन करेंगे। प्रकाश अंबेडकर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, उपेंद्र जी कंप्लीट रूप से हम लोग अच्छा विकल्प देंगे। हम लोग एक हैं, अब घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। उनका स्वाभाविक मायावती जी के साथ कोई अलायंस पुराना होगा, निश्चित रूप से होना चाहिए। और हम ऐसे सभी अलायंस का स्वागत करेंगे जो एनडीए और यूपीए के खिलाफ होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाया और साथ ही बिहार में नया विकल्प देने की बात कही है। इस गठबंधन में बसपा के साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के साथ लालू परिवार पर भी जोरदार हमला बोला। कुशवाहा ने अब की बार शिक्षा वाली सरकार का नारा दिया है। जिस रूप में महागठबंधन चल रहा है, इस रूप में अगर हम चलते रह गए तो बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी बैठकर बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस रवैया से बिहार को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। आरजेडी और आरएलएसपी के नेता अब एक दूसरे पर सीधा हमला बोल रहे हैं। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के आरजेडी ज्वाइन करने से पार्टी के नेता बेहद नाराज है। उन्होंने आरजेडी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा का कहना है कि आरजेडी तोड़फोड़ की सियासत करती है। वह आरजेडी से पार्टी का विस्तार बता रही है, जबकि बीजेपी इसे आरजेडी की हताशा बता रही है। देखिए, चुनावी मौसम है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आरजेडी का इतिहास रहा है कि जो भी सहयोगी दल उनके साथ रहता है उसको तोड़ने का काम करती है। महागठबंधन को संभाल रहे हैं तब ना महागठबंधन का दायरा बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, वामपंथी पार्टियां आज तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल हुई। कल भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत वीरेंद्र कुशवाहा कार्यकारी अध्यक्ष सब लोग आ गए जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो निजी स्वार्थ के लिए कोई इधर से उधर कर रहा था, लेकिन पूरी पार्टी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आ गई। हम पार्टी के भी सारे लोग आरजेडी के साथ आ गए। तो कौन कह रहा है कि महागठबंधन नहीं संभल रहा है? बिहार संभालने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव पहले तो परिवार भी नहीं संभाले, फिर पार्टी नहीं संभली, अब गठबंधन भी नहीं संभला। गठबंधन के भी कई नेता ये मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता नहीं है कि वो नेतृत्व कर पाए। अब जब हताशा और निराशा में है तेजस्वी यादव, तो अब उन दलों के छोटे और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उनकी जो छिन्न मानसिकता है, इसको दिखाता है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जल्द ही सीटों के बंटवारे की लिस्ट मिल जाएगी और उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि एलजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। हमारा गठबंधन एलजेपी के साथ नहीं है, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। एलजेपी और हम कभी मिलकर के अतीत में भी चुनाव इकट्ठा नहीं लड़े हैं, लिहाजा इन प्रश्नों का जवाब एलजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो बेहतर होगा। शीघ्र ही गठबंधन की तस्वीर, सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के नाम की जानकारी जल्दी ही मिलेगी। तेजस्वी यादव रांची जाकर अपने पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पार्टी के एमएलसी सुबोध राय ने पूछा कि इसमें हर्ज क्या है। वहीं कांग्रेस भी इसे सामान्य बात मानती है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी चाहे जितने जतन कर ले, लेकिन अब वो राजनीति में हारे हुए खिलाड़ी के तौर पर ही जाने जाएंगे। जहाँ तक जाने की बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
परामर्श लेना हमारे नेता का सबसे पहला कर्तव्य बनता है और उनके स्वास्थ्य जानकारी भी लेना उनका कर्तव्य बनता है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी से लेकर राज्य तक को समझे हैं, तो उनके पिता तेजस्वी यादव के पिता भी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अपने पार्टी के निर्णयों के लिए अपने पिता से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलना बुरी बात नहीं है। लोकसभा का चुनाव तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ा, ये लोग जीरो पर आउट हो गए क्योंकि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने वाला नहीं है। अब जो दिल्ली रांची जा रहे हैं अपने पिता के शरण में। मुंबई में मुजफ्फरपुर के रहने वाले भोजपुरी कलाकार अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उत्कर्ष के परिजनों का कहना है कि हत्या है। परिजनों का कहना है कि रविवार रात 9 बजे अक्षत ने अपने पिता से बातचीत की थी, लेकिन देर रात मौत की सूचना मिली। अक्षत के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे और साथ ही मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप है। जेडीयू विधायक रंजू गीता ने लवली आनंद और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। रंजू गीता ने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी 10 लाख नौकरी देने का झांसा दे रहे हैं। वो बताएं कि अब तक उनकी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया। प्रदेश में अगर किसी ने बेरोजगारों का ख्याल किया है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। कभी उस पार्टी में गए तो कभी उस पार्टी में गए, तो वह अपना निजी स्वार्थ और अपना व्यक्तित्व का वो परिचय देते हैं। जहाँ तक बात रही 10 लाख रोजगार का, मैं 2005 से पहले उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 2005 से पहले कितने लोगों को उन लोगों ने रोजगार दिया था, कितने लाख लोगों को रोजगार दिया था। इधर छपरा के पानापुर में लगातार बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। पानापुर प्रखंड और अंचल कार्यालय में भी बाढ़ का पानी भर गया है। अररिया में भी बाढ़ का कहर जारी है। अररिया, फारबिसगंज, सिकटी, जोकीहाट और पलासी प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो फारबिसगंज प्रखंड के अमहारा और गरहा गांव की है, जहां परमान नदी में आए उफान ने सड़क, मकान और खेत को नष्ट कर दिया। गांव का शहर से संपर्क कट गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से पूर्वी चंपारण में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले के 5 प्रखंड तीसरी बार बाढ़ की विभीषिका को झेलने को मजबूर है। बाढ़ का पानी सुगौली नगर में भर गया है। पताही, बंजरिया, संग्रामपुर प्रखंड के गांवों में हालात बदतर हैं। गंडक, सिकरहाना और बागमती नदी के उफान पर आने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में बची फसल बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गई। वहीं संग्रामपुर में बाढ़ के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी एक बार फिर एनडीआरएफ के सहयोग के भरोसे पहुंच गई। बांध और गंडक नदी के बीच में बसे गांवों के ग्रामीणों को एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी है। मनोरथ में जो पुल जो है यहाँ कोई हाकिम हुकुम सुनवाई नहीं ले रहा है। हम लोग का 10 गांव के चलने के लिए बहुत कठिनाई हो गया है। इस तरह में न कोई हाकिम सुन रहा है, न कोई विधायक सुन रहा है। हम लोग क्या करें, 3 बार 4 बार धान रोप दिया, धान भी दो दिया, धान भी एक फसल होने वाला नहीं है। यही समस्या है, हम लोग के यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ लगातार तीसरी बार बाढ़ है, लेकिन यहाँ कोई भी सीओ हो, बीडीओ हो या चाहे प्रशासन, कोई भी यहाँ मतलब देखने नहीं आया। नहीं लोगों को जो 6,000 रुपये पास है ना सरकार की तरफ से जो मिलता है वो भी नहीं मिला। और यहाँ जो आप देख रहे हैं धान जो फूट रहा है अभी, और ये सारे बाल को डुबा दिया। अभी फसल क्या होगा लोगों का। सिवान के मैरवा में भी जलजमाव की समस्या गंभीर हो गई है। सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा बारिश का पानी भरा हुआ है। सबसे विकट परिस्थिति नगर पंचायत क्षेत्र के मोती छापर गांव की है। गांव के 50 से ज्यादा घर प्रभावित है। ग्रामीण चचरी का पुल बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई मदद कहीं से भी नहीं मिली है। तो तस्वीरों को देखिए आप, कैसे बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। सिवान के मैरवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जलजमाव से लोग काफी परेशान हैं और सरकारी मदद अब तक इन तक नहीं पहुंची है। इधर खगड़िया में भी बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ पीड़ित पिछले 2 महीने से बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। खगड़िया के गाइट बांध पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना हमारे सहयोगी दिग्विजय ने।
हम इस समय खड़े हैं खगड़िया के गाइड बांध पर, जहां हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जो बाढ़ पीड़ित है इसी बांध पे रह रहे हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को यहाँ पे जो 6000 का जीआर का राशि होता है वो दिया गया है, लेकिन कई लोग इस राशि से वंचित है। यहाँ पे ये जो पूरा गाइड बांध है देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो इन लोग को प्लास्टिक दिया गया था उसी प्लास्टिक के सहारे झोपड़ी बना करके पिछले 2 महीने से यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। हालांकि जिस तरह से नदियों का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, इन लोग को फिर से उस बात का डर सता रहा है कि उनको अभी तक लंबे समय तक इस बांध पे रहना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी इन लोग को उस समय में हो रही है कि जो बाढ़ पीड़ित है यहाँ पे बांध पे तो रह रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था सरकार के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा जो इन लोग को राहत मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। चुनाव का समय है, जो नेता हैं उनसे भी ये लोग काफ़ी आक्रोशित है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं आखिर क्या कहना है उनको। परेशानी यह है कि माल जाल ला करके रहे छिए, घर आर गिर गए आ थोड़ा दिक्कत या पानी ला करके छै। ओकर बाद है वर्षा आए 8 रोज से हो रहल छै, कैसा दिक्कत सिक्कत है जे मोरका टाट बना करके छिए। पूरा पूछल जेते यह कि से जीत के गेल हो तो की कैलहो हैं, आब जीतबहो तो फिर तो की करबहो, तोरा आब वोटे नहीं देख छी। 6000 या कुछ आदमी के मिल रहे सर, और कुछ आदमी के बाकी है, कहे छे भरोसा दे छे जे मिल जाएगा। और कपड़ा के लिए आज देख लिए लेटर में कपड़ा का दाम मिलेगा 1800-2000 रुपया मिलेगा। बर्तन के लिए जिसको घर गिरी भस गया दह गया वो सब तो सर्वैयो नहीं भेल। हाँ, पिछला बेर कहने रहे कि जीतबे तो घर बनेबे, बाथरूम बना देबा, अभी तक कुछ नहीं दिलखिन हन, की करी। चुनाव का फिर समय आ चुका है और अब नेताओं का आगमन इनके पास होगा वोट मांगने के लिए, और बाढ़ पीड़ित भी इंतजार कर रहे हैं उन नेताओं का जो इनके पास वोट मांगने के लिए आएंगे और पिछले 5 साल का जो ये रिकॉर्ड मांगेंगे उनसे कि हमने जिस वादे के साथ आपको वोट किया था वो वादा हमारा पूरा क्यों नहीं हुआ। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। इधर आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को साफ मैसेज दिया गया है, सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला ले कांग्रेस। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कांग्रेस को जल्द फैसला लेना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी ने अपनी सीटों की संख्या कम की है, लेकिन हठधर्मिता से नुकसान हो सकता है। ये साफ मैसेज मनोज झा ने कांग्रेस को दिया। यानी 1 तारीख को नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज के लिए जारी हो जाएगा। अभी तक हमारा स्वरूप तैयार हो जाना चाहिए था। लगभग कई चीजें हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार संवाद में भी हैं। उन्होंने कहा भी कि हमने अपने दायरे में वाम दलों को एडजस्ट किया है, अकोमोडेट किया है, क्योंकि लड़ाई महज विधानसभा में चुनाव लड़ने की नहीं है, सरकार बदलने की सिर्फ नहीं है, सरोकार बदलने की है। तो हम कांग्रेस के साथियों से भी अपील करेंगे कि बीते दिनों में लगातार हमारे दल की ओर से संवाद किया गया है। कहा गया है कि ये देखिए कि हम इतने बड़े आधार समूह के बावजूद हम अपने साथ बाकी लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। किसान की जो हालत है, हम एक एक करके अगर गिनाए, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द, खेतीहर समाज, मुजफ्फरपुर की बच्चियां, वो सब हमसे चाहती हैं कि एक साझा होकर के एक विकल्प दें, वो विकल्प जो जनता को लगे कि हाँ ये सचमुच बदलाव का संकल्प है। और उस दिशा में चीजें काफी आगे चल रही हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से सिर्फ इतना कहूंगा, इस चुनाव के मिजाज को समझिए। ये चुनाव महज 2 सीट आगे 2 सीट पीछे का नहीं है। आपको एक संख्या बताई गई है, वो संख्या अपने आप में परिपूर्ण है। और लड़ाई का मकसद क्या है? लड़ाई का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं इतनी सीट और आप इतनी सीट। लड़ाई का मकसद साफ होना चाहिए कि हम भाजपा जदयू की जन विरोधी सरकार को शिकस्त देना चाहते हैं। उसमें हर दल ने त्याग किया है, हमने त्याग किया। इतने बड़े आधार समूह के बावजूद जब आप देखेंगे कि हमने कितने दलों को अकोमोडेट करते हुए अपनी संख्या को कम किया, सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इस चुनाव की बुनियाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम गुनहगार होंगे, अगर हमने जनता के समक्ष फौरी तौर पर नहीं दिया। आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के लिए से सिर्फ अपील है कि एक ऐतिहासिक संदर्भ में दोनों दलों के रिश्ते को देखिए। हठ धर्मिता में नुकसान ना हो जाए, हठ धर्मिता गठबंधन पर भारी ना पड़ जाए, हठ धर्मिता बिहार के लोग जो बदलाव के बयार
के साथ इंतजार कर रहे हैं उन्हें मायूसी ना हासिल हो, इसलिए सीधे तौर पर आपके सामने मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बहुत जल्द ये फैसले इसको फैसिलिटेट करके, और मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अंदर हम जनता के समक्ष, आवाम के समक्ष, अपने बिहार के भाइयों बहनों के समक्ष विकल्प साझा रूप से। इधर दरभंगा में एटीएम में पैसा डालने आए कैश वैन के कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक राहगीर जख्मी हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाइक सवार 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश कर रही है।